हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और उसके साथ उसके मेंस और साथ ही साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो हम लोग हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। और आज हमारा मॉर्निंग में लेक्चर आया हुआ है 9 और अगला लेक्चर आएगा कल 10 और 10 लेक्चर में ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस को कवर किया, बहुत सारे लोगों को ये क्लासेस पसंद भी आ रही हैं और ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स को इसमें शामिल किया गया, टॉपर्स के नोट्स शामिल किए गए और साथ ही साथ मेरे भी इसमें नोट्स इंक्लूडेड है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर टॉपिक का या हर चैप्टर का जो क्रक्स होता है या जो कोर एरिया होता है, समरी होती है, वो पूरी निकाल कर आपको नोट्स में मिलेगी। अगर आपने पहली बार इस क्लास को देखा है तो इससे पहले की जो 7-8 क्लासेस हैं, आप पहले उसको देखिए। कितना आसान लैंग्वेज में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को तैयार करा दिया है, बेसिक चीजें समझा दी हैं, सारे आने वाले जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। और इसीलिए 2 दिन की क्लास ऑफ थी, सैटरडे और संडे को, क्योंकि मुझे मेंस के नोट्स को कंप्लीट करना था। हालांकि आप लोगों की नाराजगी है कि सर ये क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, आप बहुत धीरे चल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि कुछ नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है आपकी नाराजगी का और कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये नुकसान किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही। मैं जो मेंस के नोट्स तैयार कर रहा हूँ उसी में मुझे समय लग रहा है और ये मेरा टारगेट है कि जुलाई लास्ट से पहले मुझे पूरा नोट्स तैयार कर देना मेंस का। हालांकि आज शाम तक एक आध अपडेट आएगी जो 3 से 4 नोट्स के बारे में रहेगी। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहां पर वो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, वीडियोस की, क्लास की, पीडीएफ की, सारी डिटेल्स वहां पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुप्तकालीन विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था कि जो गुप्तकालीन जो समाज था उसमें प्रशासनिक विशेषताएं कैसी थी, सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी और आर्थिक विशेषताएं क्या क्या थी। और इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों पर मैंने आपको बताया था कि हम इस नोट्स में केवल शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि पढ़ेंगे और वैज्ञानिक क्षेत्र में और सट दर्शन के बारे में। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर की मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपको स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में सारी डिटेल्स वहां पर मिलेगी। कैसे मंदिर निर्माण कला विकसित होती है, अजंता गुफा के बारे में, मथुरा कला कैसे डेवलप हुई है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर अलग से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने अलग से तैयार कर रखा है। और जिन भी साथियों को इसकी पीडीएफ आपको पसंद आ रही हो या पीडीएफ लेना चाह रहे हो, तो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया या फिर मैं डिस्प्ले पे लिख देता हूँ 8527594636। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद इसकी पूरी अपडेट वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विकास। भाई, गुप्त काल जो आया उससे पहले आपके जो मौर्योत्तर पीरियड्स थे, जो लगभग 300 बीसी से लेकर 200 बीसी से लेकर जो है कि 300 एडी तक जो है कि शासन करते रहे। फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड आते हैं, श्रीगुप्त इसके संस्थापक होते हैं। फिर इसमें चंद्रगुप्त को देखते हैं, समुद्रगुप्त को देखते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, विक्रमादित्य के नाम से कुमारगुप्त आते हैं। इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन इनके शासन काल के दौरान बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखे गए, बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए कि जिसकी वजह से ही हम गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्ण काल के रूप में मानते हैं, यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है कि सबसे ज्यादा उत्थान, सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ, शिक्षा साहित्य का या फिर चित्रकला का, मूर्ति कला का, इन सभी का। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन थे, जैसे अगर आप देखोगे साहित्य के क्षेत्र में कि भाषा और साहित्य का यहाँ पे पर्याप्त विकास हो चुका था, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का। ध्यान देना कि गुप्त पीरियड में सबसे अधिक जो डेवलपमेंट हो रहा था वो किसी पाली भाषा का नहीं था, प्राकृत का नहीं था, हिंदी का नहीं था, वो था संस्कृत भाषा का। सबसे ज्यादा विकास यहाँ पर देखने को मिलता है और उसका प्रमाण ये है कि इसी काल में नारद ने नारद स्मृति लिखी, पाराशर ने लिखी, कात्यायन ने लिखी, बृहस्पति ने, इन सभी ने स्मृति साहित्य की रचना की। अच्छा, स्मृति क्या होती है? जैसे आप पढ़ते हो ना, मनु स्मृति पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अमर सिंह की पढ़ते होगे या नारद स्मृति पढ़ते हो। स्मृति का मतलब होता है यादें या कुछ नियम जो पुराने जमाने में चले आ रहे थे, उनको जब कोडिफिकेशन कर दिया था, लिखित रूप में संबद्ध कर दिया था, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्मृति कहते हैं। मनु स्मृति यानी मनु ने जो अपने विचारों के बारे में लिखा, जो पैतृक समाज में चले आ रहे थे, जो पूर्वोत्तर समाज में, अर्थात आप देखोगे पूर्व के समाज में, जैसे ऋग वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, तो वो जो समाज में नियम चले आ रहे थे उनको उन्होंने एक संहिताबद्ध कर दिया, कोडिफिकेशन के तौर पे, उसी को मनुस्मृति कहा गया। और मुख्य रूप से जितनी भी स्मृतियां लिखी जा रही थी वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में थी। हालांकि सभी नहीं थी, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही स्मृति लिखी जा रही थी और इसी वजह से संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा गुप्त काल में हो चुका था।
अगर आप देखोगे प्राचीनतम जो स्मृति है मौर्योत्तर काल की है वो है मनुस्मृति। आपको लगेगा कि भाई मैंने तो बहुत सारी स्मृतियां पढ़ी हैं, लेकिन मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है और जिसकी रचना मौर्योत्तर काल में हुई है। और सबसे खास बात क्या है कि इस स्मृति में मुख्य रूप से ऋग्वेद के काल की सभी व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन दिया है कि ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में कैसे ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, कैसे जो है कि नियम हुए, कैसे वर्ण व्यवस्था हुई, जाति प्रथा क्या थी, ये सारे नियमों के बारे में लिखा गया। लेकिन इसकी रचना जाकर मौर्योत्तर काल में होती काफी समय बाद होती है। और सामान्यतः इन सभी स्मृति साहित्यों को हम लोग सामाजिक विधान पुस्तक कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे समाज में नैतिकता का पालन कैसे होगा, हमारे समाज की सामाजिकता कैसे होगी, हमारे समाज में जो धर्म का पालन है वो किस तरीके से होगा। तो एक तरीके से समाज की नैतिकता का परिपालन करने के लिए इन पुस्तकों की रचना की गई। इनके माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज के तत्व क्या क्या थे, संचालन उनका कैसे होता था, यज्ञ के बारे में, राज्य के बारे में और नागरिकों के आपसी संबंध पर एक विस्तृत प्रकाश डाला जाता था कि जैसे अगर हमारे समाज में ब्राह्मण समुदाय है, वर्ण मतलब ब्राह्मण वर्ण है, वैश्य क्षत्रिय है, शूद्र है, तो शूद्र के क्या कार्य होंगे, वैश्य के क्या कार्य हैं, क्षत्रिय के क्या है, ब्राह्मण के क्या है। या फिर 4 प्रकार के जो धर्म होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनको अपने कौन से आश्रम का पालन करते हुए यज्ञ का पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, समाज के लोग कैसे रहेंगे, राज्य किस हद तक लोगों के कल्याण करने के काम करेगा, ये सारी जानकारी स्मृतियों में दी जाती है। इसीलिए इसको सामाजिक नैतिकता के रूप में माना जाता है, सामाजिक विधान। जैसे आज अगर हम सामाजिक विधान के रूप में देखें तो भारतीय संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें तय कर दिया गया है कि समाज में व्यक्तियों और राज्यों का संबंध कैसा होगा, किस प्रकार से राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता रहेगा, ये सारी चर्चा की गई है। इसी के बाद अगर आप देखोगे वेदांग अध्ययन शिक्षा का प्रमुख विषय है। ध्यान से समझना, जो वेदांग होते हैं ना, जो 6 प्रकार के आप वेदों के अंग पढ़ते हो, जिसमें आप पढ़ते हो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद करके, इन सभी को शिक्षा का प्रमुख विषय माना गया अध्ययन करने के लिए। और इसी काल में इनकी रचना भी की गई थी। वेदांगों की रचना भी गुप्त पीरियड में की गई है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में वेद मंत्रों की मनमानी व्याख्या की गई थी लोगों के द्वारा, और इनकी शुद्धता के लिए सही व्याख्या करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। क्योंकि मैंने आपको जब ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहा था, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहा था, तभी मैंने कह दिया था कि ये जो ऋग्वेद की रचना है, यजुर्वेद की रचना है, सामवेद की रचना है, अथर्ववेद की रचना है, ये आगे के मतलब कह सकते हो कि आगे उत्तरवर्ती शासन कालों में लिखे गए थे। जब ऋग्वैदिक का युग चल रहा था तब ये पुस्तक नहीं लिखी गई थी, जब उत्तर वैदिक युग चल रहा था तब ये पुस्तकें नहीं लिखी गई थी। लेकिन इन पुस्तकों में जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के बारे में ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय लोग जानते तो थे बोलना, जानते थे कहानी के रूप में, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये कहानी के रूप में आगे लोगों तक सुनाई जाती रही, और एक समय बाद एक राजा ने कहा कि ठहर जाओ, बहुत पुरानी बात आप लगातार बताते आ रहे हो, ऋग्वैदिक काल की बता रहे हो, उत्तर वैदिक काल की बता रहे हो, क्यों ना हम इन्हें किताबों में लिख लें, हम इन्हें पुस्तकों के रूप में लिख दें कि भाई ऋग्वेद की जानकारी है ऋग्वैदिक काल की तो ऋग्वेद में लिखो, उत्तर वैदिक की जानकारी तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में लिखो, ताकि आगे की पीढ़ी इस तरीके से श्रुतियों पे ना आधारित रहे, कहानी पे आधारित ना रहे, एक पुस्तक तैयार कर दी जाए। तो किसी शासन काल में तैयार कर दिया गया, और वो शासन काल मौर्योत्तर के आसपास का था। फिर भी जब लगातार लोगों ने एक लंबे समय की कहानी को सुनकर पुराने अतीत की व्याख्या करने का प्रयास किया, तो कई जगह उसमें भ्रांतियां पाई गई, कई जगह उसमें गलतियां, कमियां पाई गई। इन्हीं कमियों को शुद्ध करने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और ये वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और इन 6 की रचना आपके गुप्त पीरियड में हुई है, जिसके माध्यम से चारों वेदों का बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाओगे। एक सामान्य सी भाषा बताऊं, सामान्य सी बात, आप ये समझ लो कि आप अपने घर में अपने पिताजी से परदादा की कहानी सुन रहे हो। क्या? किसकी? परदादा की, मतलब 3 से 4 पीढ़ी पहले की कहानी, जबकि आपके पिताजी भी जिंदा नहीं थे और आप भी जिंदा नहीं हो। ठीक है, आपने कहानी सुनी कि हमारे यहाँ बहुत जो है कि रजवाड़ा चलता था, हम बहुत जमींदार थे, तमाम चीजें सुनी होंगी। ठीक है, हर एक प्रकार के लोग, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हम पहले से ही जो है कि जमींदारों की सेवा करते चले आए हैं, बुजुर्ग हमारे करते आए, फिर हमारे दादाजी हुए, फिर हमारे पिताजी हुए, फिर हम हो गए। तो ऐसे आप कहानी सुनते जा रहे हो, और आपने कहा कि पिताजी ऐसा करते कि हम अपनी कहानी को एक किताब के रूप में पिरो देते, एक किताब के रूप में लिख देते, क्योंकि हमारे 3-4 पीढ़ी पहले कैसे लोग थे, कैसे काम करते थे हमारे खानदान में, और आज हमारे में परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम आज उस कहानी को लिखेंगे तो बहुत सारी कहानियों में मिथ्या भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हमारी गलत भी हो सकती हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होगा।
कोई प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि आप 4 पीढ़ी पहले की कहानी को कैसे सत्य लिख सकते हो? कुछ बातें ही तो सत्य होंगी, कुछ बातें उसमें जो है कि गलत भी होंगी। सेम यही काम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के बारे में हो रहा था। इसी को शुद्ध करने के लिए गुप्त पीरियड में इन 6 वेदांगों की रचना की गई। यहां तक चीजें समझ में आ गई। और इसमें साहित्य के रूप में जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई कि ताकि साहित्य का उत्थान हो रहा था, तो आप देखोगे स्वप्नवास वदत्ता या स्वप्नवास दत्ता नामक एक पुस्तक लिखी गई भास के द्वारा, जो गुप्त काल में लिखी गई। मृच्छकटिकम एक पुस्तक लिखी गई शूद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस या देवी चंद्र गुप्तम लिखी गई विशाख दत्त के द्वारा। रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य लिखे गए कालिदास के द्वारा। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य लिखे गए कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक नाटक थे जो कालिदास ने लिखे। और यहाँ से कई बार होता है इनमें से कोई ना कोई पुस्तक आपको मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि इन पुस्तकों में से किन पुस्तक की रचना गुप्त काल में हुई है। तो इन सभी को है। कालिदास के 3 कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कालिदास के महाकाव्य कौन से हैं, तो रघुवंश और कुमार संभव। अगर खंड काव्य पूछेगा तो ऋतु संहार, मेघदूत। अगर उनके नाटक पूछता है तो आपको मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें राजा भरत की कहानी होती है, मालविकाग्निमित्रम जिसमें पुष्यगुप्त वंश जो था उसके पुत्र अग्निमित्रम और उसकी प्रेमिका मालविका के बारे में प्रेम प्रसंग की कहानी का वर्णन किया गया है, जो कि एक नाटक के तौर पे किया गया है। तो ये सारी चीजें गुप्त काल में ही हो रही थी। एक तो ये प्रगति हमने देखी। दूसरी प्रगति हम जब वैज्ञानिक क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर देखो कि मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि लोहे का बना हुआ है, धातु विज्ञान को सूचित करता है कि खुले आकाश में होने के बावजूद भी जंग रहित है। कभी भी अगर आपको मौका मिला होगा कुतुब मीनार देखने का दिल्ली में, या कभी मौका मिले तो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में आपको अलाई दरवाजा भी देखने को मिलेगी, मस्जिद भी देखने को मिलेगी, और वहीं पर एक लोहे का स्तंभ देखने को मिलेगा जो खुले आकाश में है, चारों तरफ से घेरा गया उसे लोहे से। और उसकी यह विशेषता है कि खुले आकाश में उसको धूप भी लग रही है, उसमें एसिड रेन भी हो रही है, उस पर जो है कि बारिश भी हो रही है, फिर भी उस धातु का परिचय ये बताता है कि हजारों साल पुरानी वो धातु, आज भी उस पर कोई जंग नहीं है। आज भी उस लोहे को आप गौर से देखोगे ना तो उस पर कोई रेड कलर का जंग नहीं दिखेगा। ठीक है, वो बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है आज भी। मैं तो खैर देख के आया हूँ कई बार, तो आप भी कभी मौका लगेगा तो देखना। इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में कितनी प्रमुख रूप से जो है कि धातु विज्ञान बहुत उत्तम कोटि का था। आर्यभट्ट जो विद्वान थे, इन्होंने गणित को ज्योतिष से अलग कर दिया और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। आर्यभट्ट ने दशमलव की भी खोज की है। अगर दशमलव ना होता तो दुनिया ये दशमलव कैलकुलेशन नहीं कर पाती। अर्थात आर्यभट्ट जो कि गुप्त काल से संबंधित है, इन्होंने ज्योतिष से गणित को अलग कर दिया। कहा कि पृथ्वी गोल है और धुरी पर घूमती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को भी उद्घाटित किया कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया। दिन और रात छोटे और बड़े होने की स्थिति बताई गई कि दिन कब बड़ा होगा, रात कब बड़ी होगी। जैसे अभी गर्मी का समय है, सूर्य उत्तरायण की दिशा में कर्क रेखा की तरफ है, 21 जून को हुए थे, तो इस समय दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और ये सारी रचना के बारे में इन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक रचना लिखी थी, उसमें सारी जानकारी दी थी। सोचिए, आज हम लोग कहते हैं गैलीलियो ने कह दिया, ठीक है, कोपरनिकस ने कह दिया, हमने कभी भी भारतीय साहित्य को तवज्जो दी ही नहीं। जबकि आर्यभट्ट ने, कालिदास ने और आपके जो चाणक्य है, इन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है। लेकिन आज भी हम मानते वही है कि गैलीलियो महोदय ने कह दिया, कोपरनिकस महोदय ने कह दिया, और भारतीय साहित्यकारों, विद्वानों का हमने कोई संरक्षण नहीं किया, उनकी बातों को माना ही नहीं, बस दशमलव की बात को मान के बाकी सारी आर्यभट्ट की बातों को जीरो कर दिया। समझने वाली बात है। तो सोचिए, इतनी बड़ी जो है कि वैज्ञानिकता हमारे भारत में थी पहले से ही। और ब्रह्मगुप्त महोदय ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया, ग्रेविटेशनल थ्योरी, और इन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, और ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य नामक ग्रंथ भी लिखे। बताइए, इन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया, और हम किसे मानते? 150 साल पहले न्यूटन ने एक सेब गिराया, सेब ऊपर फेंका, नीचे गिर गया और गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया, ग्रेविटेशनल थ्योरी, न्यूटन्स लॉ। अरे हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले ही उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी में एक ऐसा चुंबकत्व का गुण है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन क्या दुनिया के वैश्विक पटल पे ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत को मान्यता मिली? नहीं मिली। किसको हम लोग पढ़ते हैं आज भी? अपने बच्चों को इतिहास साइंस में पढ़ाते हैं 11th 12th में, न्यूटन्स लॉ। अरे हटा दो उसे, ब्रह्मगुप्त लॉ बताओ उस तरीके से। खैर, ज्यादा एक्टिव नहीं होना है, टॉपिक को समझना है।
वरामिहिर ज्योतिषविद थे, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया इन्होंने और बृहत संहिता, बृहत जातक, योग माया नामक ग्रंथों की रचना की। पारे की खोज नागार्जुन ने की थी। धन्वंतरी एक प्रमुख शल्य चिकित्सक थे। शल्य मतलब होता है ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक थे। और इनके शिष्य जो सुश्रुत थे यह भी चिकित्सक थे। बाण भट्ट भी चिकित्सक थे। इन्होंने अष्टांग हृदय नाम की रचना भी लिखी थी, मतलब हृदय के अंगों के बारे में। और सलीहोत्रा ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की, जो घोड़े की चिकित्सा संबंधी पालकाय और हस्तायुर्वेद की रचना की, जो हाथियों की चिकित्सा समय थी। नवनीत कम ग्रंथ की भी रचना की गई, जो कि चिकित्सा से समय थी। आप सोचिए, वैज्ञानिक के क्षेत्रों में भी बहुत सारी रचनाएं की गई और ये गुप्त काल में ही सारी रचनाएं हो रही हैं, जिनमें 4 रचनाएं मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उन्हें जरा रट लो। पहली, ब्रह्म सिद्धांत को याद रख लेना, किसने लिखी है, किस समय लिखी गई थी। दूसरा, आप यहां पर इसको लिख सकते हो, बृहत संहिता के बारे में याद कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर आपको नवनीत क्रम ग्रंथ जो है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, नवनीत क्रम ग्रंथ, इसके बारे में जरा ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली गुप्त पीरियड में। और अब हम षट दर्शन के क्षेत्र में देखेंगे। और जब यही प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री के मेंस आंसर राइटिंग में आते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो आर्ट एंड कल्चर में जो हम पढ़ेंगे, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, उसको लिख दीजिए। बाकी साहित्य को लिख दीजिए, षट दर्शन को लिख दीजिए, वैज्ञानिकता को लिख दीजिए। आपका आराम से 200 वर्ड का पॉइंट तैयार हो गया। बहुत सारा पॉइंट आपके पास है, 2-2, 4-4 लाइन सभी से लिख दीजिए। अब बताइए, इससे बेहतर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि आज शाम तक कोई ना कोई अपडेट मैं लेकर आऊंगा मेंस के नोट्स की, जिसमें बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से नोट्स है, सारी डिटेल वहीं पर मैं डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, षट दर्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। षट दर्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? षट दर्शन का मतलब होता है कि 6 दर्शन जो इसमें दिए गए, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया। ये जो दर्शन दिए गए हैं, ये किन वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थात किन विचारकों के द्वारा दिए गए, किन दर्शन शास्त्रियों के द्वारा दिए गए, और उनकी मूल मान्यताएं क्या थी, वो किस प्रकार से समाज का अध्ययन करते थे, वो किस प्रकार से आत्मा का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से आध्यात्मिकता का अध्ययन करते हैं, इन्हीं के बारे में जानकारी लेना ही षट दर्शन है। तो आप देखो, वेदांग की रचना गुप्त काल में, षट दर्शन की रचना गुप्त काल में, बहुत सारी स्मृतियों की रचना गुप्त काल में, बहुत सारी पुस्तकों की रचना गुप्त काल में। इन्हीं सब की वजह से हम गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं, गोल्डन पीरियड। इतनी उपलब्धियां मौर्य काल ने भी अर्जित नहीं की थी, ऋग्वैदिक पीरियड में भी अर्जित नहीं हुई थी। यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम सांख्य दर्शन को देखेंगे। तो सांख्य दर्शन आपका द्वैतवादी दर्शन है, और ये कई बार प्रश्न डायरेक्टली मिलान करने के लिए आता है। यूपीपीसीएस आप प्रीलिम्स उठा के देखो, 2022 में, 21 में, 23 में डायरेक्ट आता है ये। और ये जो दर्शन है द्वैतवादी, द्वैतवादी का मतलब है 2 चीजों को मानता है, यानी इस सृष्टि के निर्माण में 2 चीजों की उपयोगिता है। जैसे पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही इस सृष्टि का विकास हुआ, यानी कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही इस सृष्टि का विकास हुआ है। पुरुष का अर्थ यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की बात की जा रही है, यानी ईश्वर की, जो कि एक निराकार है, जो कि निर्गुण है, जिसकी कोई भी अच्छे या बुरे गुण की हम बात ही नहीं कर सकते, सब कुछ सद्गुण है, और जिसका कोई भी आकार नहीं है, निराकार है वो एक तरीके से। पुरुष जब जीवात्मा का रूप लेता है, तब स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मानता है, और यही अज्ञानतावश वह जीव भटकता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अंदर भी भगवान की आत्मा है। हम क्यों कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है? या हम अवतारवादी सिद्धांत की बात करते हैं कि भगवान श्री राम ने अयोध्या में पुरुष के रूप में जन्म लिया और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया और मथुरा से लेकर पूरे जगह जो है कि जगत का कल्याण किया। हम ये पढ़ते हैं ना। कहने का मतलब है कि जब पुरुष जीव आत्मा का रूप ले लेती है, यानी जीवों के रूप में आत्मा लेती है, जन तो ये मानता है पुरुष कि हम जो भी कर रहे हैं हम ही सारा काम कर रहे हैं। आप अगर आईएएस बन रहे हो, आप एक पीसीएस अधिकारी बन रहे हो, तो आपको लगेगा कि सारा मेरी मेहनत है और किसी की मेहनत नहीं, जबकि उसमें भगवान का भी योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन हम अज्ञानतावश भगवान को भूल जाते हैं और अपनी ही बात करते हैं, अपने ही गुणगान गाते हैं कि जो हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। इस वजह से आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हो, जीवन भर भटकते रहते हो संघर्ष में। ये चीज हो गई। और इस प्रकार आत्मा की स्वीकृति देखने को मिलती है, जो कि जैन दर्शन के निकट इसको लाती है सांख्य दर्शन। मैंने बताया था जब बौद्ध धर्म करा रहा था, जैन धर्म करा रहा था, कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की बात तो करता है, लेकिन आत्मा की पुनर्जन्म की बात नहीं करता। वो बात करता है जीवन के जो गुण बच जाते हैं, या जो इच्छाएं बचती हैं, तृष्णा बचती है, नैतिकता बचती है, उनके पुनर्जन्म की बात करता है। जबकि जैन दर्शन आत्मा के पुनर्जन्म की बात करता है, और सेम सांख्य दर्शन भी यही कह रहा है। और इसके जो प्रवर्तक पूछे जाते हैं वो कपिल मुनि है। कौन है दोस्तों? कपिल मुनि। और इन्होंने पुस्तक लिखी है सांख्य कारिका,
जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है, जो सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी देता है, सांख्य कारिका। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सांख्य दर्शन कैसा है, द्वैतवादी है। योग की तरफ चलेंगे तो योग हमारे बाबा रामदेव जी आज प्रसिद्ध कर रहे हैं, हालांकि सबसे पहले पतंजलि से शुरू की जाती है। इसके प्रवर्तक पतंजलि महोदय थे, जिन्होंने योग सूत्र की रचना भी की थी। जो पहले से प्राप्त है उसे ही हम योग कहते हैं। अब आप कहोगे सर हमें क्या पहले से प्राप्त है? अरे मेरे भाई, आप जब पैदा हुए तो आपको एक बुद्धि मिली कि नहीं मिली? आपको आंखें मिली, आपको ये पता चल गया कि मेरे को शरीर में क्या क्या चीजें मिली है और मुझे अपने शरीर का विकास कैसे करना है। यही योग है, यही योग है। कहने का मतलब है इंद्रियों और चेतना को नियंत्रित भी योग के माध्यम से ही किया जाएगा। आपकी इंद्रियां बहुत फड़फड़ाती रहती हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, ये इंद्रियां फड़फड़ाती रहती है। इनको अगर आप योग के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हो, साधना युक्त कर लेते हो, तो जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने से बचना। देखिए मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं आप में से सुनने में, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर इस तरीके के स्टेटमेंट मत यूज करिए। देखिए ये आप अगर इतने बड़े होके अधिकारी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो और फिर भी इमेच्योरिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो इसमें आपकी गलती, मेरी नहीं। मेरा तो जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं जो भी समाज में घटित हो रहा है, जो आप रोज देख रहे हो लेकिन अपनी शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे हो, उन्हें जोड़ना मेरा काम है। मैं एग्जाम्पल हर तरीके के देता हूँ। आप मेरी सभी क्लासेस में देख लीजिए, चाहे वो वर्गल हो चाहे वो अच्छा हो, नैतिकता का पालन होना चाहिए। समाज में जो घटित हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हम योग से कर लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना योग करना चाहिए। और नैतिक, शारीरिक, मानसिक संयम का ये मार्ग है। अब सोचिए शारीरिक संयम क्या होता है, मानसिक संयम क्या होता है, नैतिक संयम क्या होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे मनुष्य के चित्त के नियंत्रण से निकलकर स्वयं पर नियंत्रण करता है। अर्थात मनुष्य अपने शरीर से निकलकर अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। मतलब शरीर को अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी, रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो भी हम भूखे रह लेंगे, अच्छे कपड़े मिल गए तो पहन लेंगे, नहीं मिले तो हम नॉर्मल कपड़े भी पहन लेंगे। यानी अपने शरीर को सजाना और संवारना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आध्यात्म को संवारना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी नैतिकता को बढ़ाना है, जिससे लोग आपको आदर्श के रूप में स्थापित करें और आप आदर्श उनके बने। समझ में आया? ये चीजें हैं। तो ये योग दर्शन हो गया। आगे अगर हम देखें न्याय दर्शन के बारे में, इसका प्रवर्तक अक्षपाद गौतम को माना जाता है। अक्षपाद गौतम, जो कि शब्द से ही पता चल रहा है कि न्याय की बात करता है, जो कि तर्क आधारित प्रश्न होते हैं, यानी तर्क आधारित दर्शन होते हैं। और इसमें मोक्ष हेतु अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है शरीर या इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना ही क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था, यानी कि दुख के पूर्ण, यानी मोक्ष कब होता है, जब दुख पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे, जो कि परमाणु दर्शन को बताता है कि इस सृष्टि का निर्माण हर एक व्यक्ति के मिलने से हुआ है। और इनके प्रवर्तक कणाद हैं, उलूक कणाद, जिन्होंने कहा विश्व का निर्माण पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, हवा, इन सभी के मिलने से ही हुआ है। अर्थात इनको परमाणु दर्शन के रूप में भी माना जाता है। अब ये नहीं कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे परमाणु दर्शन मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक जैमिनी महोदय हैं, जिन्होंने वेदों के अनुष्ठानिक कार्यों पर बल दिया और वैदिक कर्मकांड पर भी बल दिया। प्रमुख आचार्य सबर स्वामी थे। अर्थात ये कहते हैं कि जितना अधिक आप अनुष्ठानिक कार्य करोगे, यज्ञ करोगे, पूजा पाठ करोगे, देवताओं की आराधना करोगे, उतना ही आसानी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इन्होंने वैदिक कर्मकांड पर भी बल दिया कि आपको ये सब करना, ये सब करना, ये सब करना चाहिए, पूजा पाठ से अधिक से अधिक। तो ये पूर्व मीमांसा है। वहीं अगर आप उत्तर मीमांसा की बात करोगे, जो वेदांतों पर आधारित है, तो इन्होंने ज्ञान पर विशेष बल दिया, इन्होंने कर्मकांड पर बल नहीं दिया। इसीलिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। उत्तर मीमांसा जो कि ज्ञान पर विशेष बल देते हैं, वेदों की ज्ञानमयी शाखा कहलाती है, जो उपनिषद से संबंधित है। अच्छा, उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और गुरु कभी भी आपको गलत शिक्षा नहीं देगा। गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। और इसके प्रतिपादक बदरायण हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना की थी और प्रमुख आचार्य इसमें गौड़पाद थे। ठीक है, तो ये आपके उत्तर मीमांसा हो गया। तो सोचिए, आपको मैंने क्या बता दिया कि गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में जो षड दर्शन की रचना हुई, वो 6 दर्शन किस लिए थे और जो वेदांग थे 6 वो किस लिए थे, वो भी मैंने आपको बताया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, उत्तर मीमांसा की बात करें तो इस वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। यानी आत्मा को ब्रह्म का ही अंश मान लिया गया है, कोई उसे अलग से नहीं माना गया है। और इस तरह वेदांत दृष्टि में केवल ब्रह्म ही सत्य है, केवल भगवान ही सत्य है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम वर्ड यूज किया जाता है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है। अर्थात अगर आप सत्य को पहचान गए तो इसका मतलब है कि आपकी भगवान शिव को आप पहचान गए। और दुनिया में सबसे सुंदर केवल भगवान शिव है, और उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ना लड़का ना लड़की ना कोई भी नहीं। आप अगर अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो ना, तो इस भ्रम को निकाल दो, क्योंकि आपसे भी सुंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, और यह दर्शन फिर अद्वैतवादी हो गया, यानी कि दो जो धारणाएं थी द्वैतवादी, उनका खंडन करते हुए इन्होंने एकजुट कर दिया अद्वैतवादी। शंकराचार्य मुख्य रूप से अद्वैतवादी दार्शनिक हैं, चिंतन के प्रतिपादक हैं। वेदांत में मुक्ति का अर्थ होता है जीवन की समाप्ति से नहीं, बल्कि जगत के पीछे मौजूद ईश्वर को पहचानना, कि जो आपका जगत आज संचालित हो रहा है, जो दिन रात हो रही है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जो वर्षा हो रही है, इनके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर की माया है। इस माया को पहचानना पड़ेगा, ईश्वर को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए सत्य ही शिव, शिव ही सुंदरम है, और यही अद्वैतवादी दर्शन होता है। समझ में आ गया मेरे भाइयों? अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आगे चलते हैं शिक्षा व्यवस्था की। और इतने अच्छे नोट्स आपको दोस्तों अभी तक नहीं मिले होंगे, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे। कोई एस.के. पांडे पढ़ेगा, कोई के.सी. श्रीवास्तव पढ़ेगा, कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, कोई स्पेक्ट्रम पढ़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री की, कोई आपकी ये जो बुक आती है रमेश सिंह की, राम शरण जी की आती है, उनकी बुक पढ़ लेंगे। लेकिन इस तरीके का जो क्रक्स एरिया है, कोर एरिया है, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और ये चीजें मैंने सारे नोट्स में तैयार कर रखा है। आप हर एक सब्जेक्ट के नोट हमारे प्लेटफॉर्म से बाई कर सकते हो, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है। क्लासेस सभी नोट्स की फ्री मिलेंगी। लगातार मैं क्लासेस अब शुरू कर रहा हूँ, रेगुलर आपको क्लासेस अब मिलती रहेंगी। मेंस के नोट्स के काम लगभग जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े बहुत और बच रहे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध दर्शन का केंद्र है, इसकी भी स्थापना कुमार गुप्त ने कराई, जो कि किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। और इनकी एक उपाधि भी थी, इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महेंद्रादित्य ने कराई है कि नहीं, कूट मिलान करने के लिए देता है। और आप खोजते हो कुमार गुप्त को, नहीं मिलता तो आपको लगता सर ये गलत है। ये उनकी टाइटल थी, उपाधि थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि उस समय जावा से, चीन से, कोरिया से विद्यार्थी आते थे यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। छात्रों के लिए कठोर नियम और पालन करना अनिवार्य था, नियमों का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के रूप में आपको धर्म के दर्शन की जानकारी होती थी, चिकित्सा की, गणित की, नैतिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। और अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, गुणमती, दिक्नाग, वशबंद, असंग का नाम प्रसिद्ध है। यानी ये सभी यहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग प्रोफेसर रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं। ये सब महत्वपूर्ण जो है कि टीचर रहे हैं, और इस प्रकार के दर्शनों की यहाँ पे शिक्षा होती है। शीलभद्र की बात करें, जब शीलभद्र यहाँ पे कुलपति थे, यानी कि वाइस चांसलर थे, तब हर्षवर्धन का शासनकाल था। और उस समय ह्वेनसांग भारत आया हुआ था, जिसने यहाँ पर शिक्षा अर्जित की थी। और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि मैं जब नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उस समय हमारे कुलपति महोदय शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था थी, आवास यानी हॉस्टल में रहने की व्यवस्था थी, भोजन यानी निःशुल्क भोजन भी मिलता था हॉस्टल में, क्योंकि शासकों और व्यापारियों के दान से खर्च निकल जाता था, इसलिए विद्यार्थियों से कोई फीस के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाता था। और वहां पे 3 लाइब्रेरियां भी थी जो बड़ी बड़ी थी, जिसमें एक रत्न सागर, एक रत्नोदधि और एक रत्न रंजक भी मौजूद थी। हालांकि इसको जो है कि विखंडित करने का या पूरे नालंदा विश्वविद्यालय और लाइब्रेरी को तोड़ने का श्रेय जो जाता है मोहम्मद गौरी के सेनानायक बख्तियार खिलजी को जाता है। बहुत लोग बख्तियार खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से लगा लेते हैं, ये गलत है। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मतलब उसका एक सेनापति रहता है बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। उसके पीछे भी रीजन है, आगे बताऊंगा। अभी बस इतना बता देता हूं कि जितने भी भारत पे विदेशी आक्रमण होते हैं मध्यकालीन भारत में, या एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड खत्म हो रहा होता है, वो सारे के सारे आक्रमण धन दौलत संपदा लूटने के लिए था, यहाँ पे इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं था। और धन दौलत उन्हें पता था कि या तो मठों में मिलेंगे, या तो विहारों में मिलेंगे, या तो फिर विश्वविद्यालयों में मिलेंगे, जहां पे राजा अपनी सबसे बड़ी संपदा को संरक्षित करता है, दान करता है। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने अटैक किए थे। फिर आगे हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रबंधन तंत्र मौजूद था, जो कि पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा मौजूद, सारी चीजें थी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट चलेगा, किस प्रकार से सिलेबस होगा, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे आज के आधुनिक विश्वविद्यालय में होता है। जबकि वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, यहाँ पर अनेक शिक्षण संस्थान थे और एक प्रबंधन से संचालित नहीं थे, यानी अलग अलग मैनेजमेंट होते थे। तुर्की आक्रमण के समय नालंदा महाविहार नष्ट कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तुर्की आक्रमण कोई और नहीं, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। तो यहां पर आपने गुप्त पीरियड को पूरा डिटेल से आपने पढ़ लिया मेरे साथ। अब हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल को। ठीक है, गुप्तोत्तर काल को।
दोस्तों अभी क्लास हुई है केवल आधे घंटे की और लगभग 4 से 5 पेज और रह गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इसे आज की ही क्लास में कंप्लीट कर दें। थोड़ी सी क्लास लेक्चर हो सकता है बड़ा हो सकता है, 1.5 घंटे तक का चला जाएगा, क्योंकि फिर एक अलग से क्लास बनाने से बेहतर है कि हम आज ही इसको कंप्लीट कर दें। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ही कंप्लीट कर दूँ, अगर नहीं भी हो पाएगा तो हम एक क्लास बना लेंगे, नहीं तो इसे हम कंप्लीट करेंगे आज ही। गुप्तोत्तर काल में जिस प्रकार से मौर्योत्तर काल आप देखते हो, मौर्य के बाद के शासन काल में, जिसमें देशी राज्यों में दो इंपॉर्टेंट थे, एक सुंग वंश और एक सातवाहन वंश। विदेशी राज्यों में शक, कुषाण, पहलव और ये जो आपके यूनानी थे, इनका जो इंडो ग्रीक थे, इनका इंपॉर्टेंस था। उसी तरीके से गुप्त पीरियड के बाद भी जो युग आता है उसे गुप्त उत्तर कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हर्षवर्धन का शासनकाल था जो वर्धन वंश से संबंधित था। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुष्यभूति वंश भी इसे हम कहते हैं या फिर वर्धन वंश भी कह देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की तो इसके प्रभाकर वर्धन कौन थे? संस्थापक थे, जो कि हर्षवर्धन के पिता भी थे और इस वंश के संस्थापक भी थे। और इन्होंने राजधानी थानेश्वर रखी थी, जो वर्तमान में हरियाणा के क्षेत्र में आता है, थानेश्वर। ठीक है, वहां पर इनकी राजधानी थी। तो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, जिनमें एक पुत्र राज्यवर्धन था जो सबसे बड़ा था, उसके बाद हर्षवर्धन थे और तीसरे नंबर पे आती थी उनकी बहन राज्यश्री। यानी हर्षवर्धन, राज्यवर्धन 2 भाई और एक बहन थी राज्यश्री। अगर हम राज्यश्री की बात करें तो इन्होंने कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रीवर्मन के साथ इनका विवाह किया गया था। हालांकि ग्रीवर्मन का एक सबसे बड़ा दुश्मन था गौंड वंश का शासक शशांक, जिसके साथ युद्ध हुआ, फिर राज्यश्री के पति की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से फिर हर्षवर्धन शासनकाल को क्या करते हैं, अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थापित करते हैं। जी हाँ, वही कन्नौज जिसे आज हम लोग जो है कि देखते हैं अखिलेश यादव जी के क्षेत्र के रूप में, क्योंकि सैफई, इटावा, कन्नौज वगैरह सब उन्हीं के समाजवादी पार्टियों के नेतृत्व के अंतर्गत आता है। और इसको हम लोग श्री पर्वती भी शायद कहते हैं कन्नौज को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्री पर्वती भी शायद कहते हैं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग होंगे कंफर्म तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर ये कहानी थी। और उसी दौरान पुत्र राज्यवर्धन की जगह फिर जब हर्षवर्धन शासन पे बैठते हैं गद्दी पर, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने अपने राज्य की राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी, क्योंकि जब इनकी बहन का अपहरण किया गया था, इनके पति की हत्या कर दी गई थी, तो कन्नौज की पूरी जिम्मेदारी हर्षवर्धन ने अपने कंधों पर ली और कहा कि मैं इसका शासन करूंगा। यहाँ पर सारी कहानी क्या थी अगर आप देखोगे कि हर्षवर्धन, अच्छा एक युद्ध का भी जिक्र होता है जो आपने देखा होगा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में, जो एहोल अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। उसमें क्या था, क्योंकि अगर आप देखोगे उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र था, जो सामान्यतः हरियाणा कन्नौज के क्षेत्र में था, जब हर्षवर्धन अपनी महत्वाकांक्षाओं के अधीन होते हुए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, और दक्षिण भारत से भी पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक चालुक्य शासक था, ये उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, तो एक जगह पर यहाँ पर युद्ध होता है। और इसकी जानकारी रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख से जानकारी दी थी और यह भी कहा कि हर्षवर्धन इसमें पराजित हो गया। ये सामान्यतः जो युद्ध था वो नर्मदा नदी के आसपास के तटों में हो रहा था मध्य प्रदेश में, जिससे नर्मदा नदी से ऊपर हर्षवर्धन का साम्राज्य और उससे नीचे पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य था। तो दोनों एक दूसरे के साम्राज्य में घुसना चाह रहे थे, जिसके बाद युद्ध हुआ और हर्षवर्धन यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन के गुणों के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन के गुण 2 व्यक्तियों से मैत्र करते हैं, एक तो समुद्रगुप्त की तरह और एक अशोक के गुण की तरह। अशोक की तरह क्यों? क्योंकि अशोक जिस प्रकार से बौद्ध अनुयायी थे, उसी प्रकार से हर्षवर्धन भी बौद्ध अनुयायी था और यह भी प्रजा के हितैषी थे कि प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, इसमें यह विश्वास रखते थे। समुद्रगुप्त की तरह अगर हम कहें तो इन्होंने सैन्य अभियान भी समुद्रगुप्त की तरह बहुत प्रभावी रूप से किया और अपने को जैसे समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए अंकन किया गया उनका एक सिक्कों पर, जिससे कविराज की उपाधि भी मिलती है और इसी प्रकार से ये भी अपने आप को कविराज की उपाधि से सुशोभित करते हैं। अब इसी के बाद हम लोग आगे और देख लेते हैं इसको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला जो ये पूरा पैटर्न था, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छा और जानकारी के तौर पे कि हर्षवर्धन ने कश्मीर भी एक अभियान किया था 635 से लेकर 636 ईस्वी में और वहां के शासक को पराजित किया और वहां से बुद्ध के दांत अपने राज्य में लाए थे। यह माना जाता है क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वो चाहते थे कि जो बुद्ध के महत्वपूर्ण अवशेष हैं वो हमारे राज्य में भी रहने चाहिए, और इसलिए नहीं कि वो बहुत कीमती थे, इसलिए कि इससे इन्हें महसूस होता था कि भगवान बुद्ध का सीधे सीधे हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, और इस वजह से ये कश्मीर के अभियान को करते हैं और वहां के शासक को हराते हुए वहां से बुद्ध के दांत ले आते हैं। आरंभ में जब शैव मतानुयायी थे, क्योंकि इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय वंश के थे, प्रभाकर वर्धन जो कि क्षत्रिय वंश थे, और वो सामान्यतः शैव वंश को मानते थे, शैव धर्म को, हिंदू होने के नाते। लेकिन बाद में इनका जो पुत्र था हर्षवर्धन, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बाद में ये भी बौद्ध ज्वाइन कर लेते हैं। प्रयागराज में
यानी वर्तमान इलाहाबाद में प्रत्येक 5वें साल में एक सभा का आयोजन करते थे ये, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ये नाम याद रख लेना, ये पूछता है प्रीलिम्स में कई बार, ठीक है। महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना की जाती थी और सभा में दान दिया जाता था। और जब हर्षवर्धन इस सभा में शामिल हुए थे तब उस समय 6 नंबर की सभा हो रही थी, यानी इससे पहले 30 साल से ये परंपरा चली आ रही थी। 5 साल पे होती थी और छठी सभा थी, तो इसका मतलब 6 पंजे 30, तो 30 साल के बाद की ये परंपरा थी। बाण भट्ट जो कि इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक नाम की रचना की थी। मयूर विद्वान ने सूर्य शतक ग्रंथ की रचना की थी और दरबार में एक जयसिंह विद्वान भी थे जिन्होंने स्वयं को कालिदास एवं भास के समान बताया था। तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने भी कोई रचना लिखी थी। बिल्कुल, हर्षवर्धन भी 3 रचना को लिखता है, जिसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ क्या दिमाग खेलता है, वो ऑप्शन में आपको हर्षचरित भी दे देता है, हर्षचरित भी दे देता है, और आपको लगता है हर्षवर्धन का नाम है, हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, शायद उसमें हर्षचरित भी लिखी होगी, और यहीं पर आप गलती कर देते हो। हर्षचरित का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो हर्ष के चरित्र की वर्णन की बात की जा रही है, और अगर हर्षवर्धन अपने चरित्र के बारे में लिखता तो हमेशा सकारात्मक लिखता। इसीलिए उनके दरबारी कवि जो बाण भट्ट थे उन्होंने इस पर रचना लिखी और हर्षवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आते हैं आपके सामने, इनको आपको बचाना है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को दान के रूप में 100 गांवों का राजस्व हर्षवर्धन ने दे दिया, और इन्हीं राजस्व के माध्यम से वहां के टीचरों को सैलरी मिलती थी, वहां के बच्चों को मुफ्त भोजन मिलता था, रहने के लिए आवास मिल जाता था। ये सारी जो है कि व्यवस्थाएं लगातार राजाओं ने की थी। अच्छा, ह्वेनसांग की बात करते हैं। ह्वेनसांग एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो इस समय हर्षवर्धन से लेकर वर्धन वंश की जानकारी देने के साथ साथ आपको बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर हम बात करें, चीनी यात्री थे, 629 ईस्वी में भारत में आते हैं, जिस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। यात्रा वृत्तांत एक लिखते हैं जिसका नाम सी यूकी इन्होंने लिखा, और यात्रियों का राजकुमार भी हर्षवर्धन मतलब ह्वेनसांग को कहा जाता है, और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। थानेश्वर के जयगुप्त विद्वान से बौद्ध मत की इन्होंने शिक्षा ली थी। इन्होंने बौद्ध के बारे में जो थानेश्वर के जयगुप्त विद्वान थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। साथ ही साथ ये क्लियर हो गया। और इन्होंने कुछ अपनी रचनाओं में ये भी बातें लिखी। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में 4 वर्ण शामिल थे, विभाजित थे, जिसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले इन्होंने गुप्त वंश में लिखित रचनाएं जो कि वेदांग थी, ऋग्वैदिक थी, इन सभी को पढ़ लिया था, और इसमें इन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय वर्ण समाज 4 भागों में विभाजित देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सती प्रथा प्रचलित थी, विधवा विवाह यहाँ पर नहीं होता था। जब भाई महिला का पति अगर मर गया, अगर वो जिंदा रहती तो विधवा विवाह होता, लेकिन जब सती प्रथा ही हो जा रही है, हर एक महिला को मार दिया जा रहा है अग्नि में जलाकर या दफनाकर कि आप भी अपने पति के साथ सती हो जाओ, तो ऐसे में विधवा विवाह का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसने एक चीज और कहा कि जो पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे प्रमुख नगर थे, ये अब नष्ट हो चुके हैं, जबकि कन्नौज एक समृद्ध नगर के रूप में उभर चुका है। पाटलिपुत्र दोस्तों उदयन ने स्थापना की थी, हर्यक वंश के शासक थे, जो कि मौर्य वंश तक बहुत अच्छे से फला फूला। श्रावस्ती एक महत्वपूर्ण शहर है, जो आज भी श्रावस्ती जीवित है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने लगभग 22 वर्षों का जो है कि जीवन काल काटा था। और कपिलवस्तु जो कि महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो ये सारे नगर अब नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि ह्वेनसांग जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो ये महत्वपूर्ण नगरों को उसने भ्रमण किया था। और कन्नौज के लिए देखिए महोदय श्री वर्ड का यूज किया है। मैं श्री पर्वती कह रहा था, शायद मैं गलत था, वो सत कुषाणों के लिए कहा गया है, कुषाणों के लिए। यहाँ पर महोदय श्री जो वर्ड यूज किया गया वो कन्नौज के लिए किया गया, और बाण भट्ट ने यह प्रयोग किया था, जो कि उनके दरबारी कवि थे, और ये प्रश्न प्रीलिम्स में आता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि दंड हेतु दिव्य परीक्षा होती थी तथा अपराधियों को विशेष अवसर पर क्षमादान भी कर दिया जाता था। जैसे आज राष्ट्रपति महोदय से जब क्षमादान लगाया जाता है कि हमें क्षमा कर दीजिए राष्ट्रपति महोदय, हम आज के बाद ऐसी कृत्य नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय क्षमा भी कर देते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बस कह दो कि क्षमा हो जाएंगे। राज्य में सड़कें सुरक्षित नहीं थी दोस्तों, क्योंकि खुद ह्वेनसांग जो है कि 2 बार लूट चुका था, उसे ही चोरी कर ली थी। सोचिए उस समय का जो समाज था वो ह्वेनसांग को ही लूट लेते थे, तो 2 बार वो खुद लूट चुका था बेचारा। इसलिए उसने कहा कि नहीं भाई, जब मैं चोरी हो सकती, मुझे चोर मतलब लूट सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ की सड़कें सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। हर्षवर्धन आय को 4 भागों में बांटकर व्यय करता था। शूद्रों को यहाँ पे कृषक कहा गया, क्योंकि शूद्र कृषि खेती भी लग चुके थे, कृषि भी करते थे, और सामान्यतः 9 से 30 साल उम्र तक की शिक्षा ली जाती थी। और प्रयागराज में प्रतिवर्ष डूबकर मरने जाते थे जो लोग, उन्हें पवित्र माना जाता था, क्योंकि प्रयागराज में जो नदी है वो आज भी महत्वपूर्ण है और उस समय भी महत्वपूर्ण थी।
ये हो गया आपका गुप्तोत्तर काल में जो हर्षवर्धन काल था, जो वर्धन वंश था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हम इसी दौरान 7वीं से 11वीं शताब्दी तक, यानी 7वीं का मतलब हो गया कि गुप्तोत्तर काल से लेकर हम लगभग मोहम्मद गौरी के आगमन तक 11वीं सदी तक, तब तक हम कश्मीर का भी जरा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि कश्मीर के पास से ही जो बहुत सारे दर्रे हैं, रोहतांग पास वगैरह तमाम दर्रे थे, वहां से ही खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, तुर्की वगैरह ईरान के लोग, तो वो भी हम देखेंगे। कश्मीर में अगर आप देखोगे तो कारकोट वंश, जिसने यहाँ पे संस्थापक था कारकोट वंश का, और संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन वंश का शासक ललितादित्य ने जो है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये कई बार मिलान करने के लिए आता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कश्मीर में। किसने स्थापित करवाया? ललितादित्य ने। कौन से वंश से? कारकोट वंश। यही इंपॉर्टेंट बस प्रीलिम्स में आता है। उत्पल वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे। इसके मंत्री सुई ने घाटी में सिंचाई साधनों का निर्माण किया और यशस्कर नामक शासक को जनता ने निर्वाचित किया था, क्योंकि यहाँ की जनता उसे पसंद करती थी। पर्वत गुप्त की बात करेंगे तो संस्थापक पर्वत गुप्त हैं। रानी दिद्दा तक शासन किया गया था, यानी रानी दिद्दा का जो आप नाम सुनते होंगे वो कश्मीर शासन में वो इसी वंश से संबंधित है। और लोहार वंश, जो कि जयसिंह के काल में राज तरंगड़ी का अध्ययन किया गया, यानी कि उसकी रचना की गई कल्हड़ के द्वारा, और जिसे प्राचीन भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक भी माना जाता है, और ये क्षेत्र आधारित पुस्तक भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक क्षेत्र विशेष कश्मीर के ही बारे में पूरी जानकारी वर्णित की गई है। तो ये तो हो गया कश्मीर। अब जरा कश्मीर को जब आप मध्यकाल में स्टडी करोगे तो मध्यकाल में कश्मीर के अकबर के नाम से फेमस जैनुल आबदीन के बारे में हमें चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। जैनुल आबदीन 1420 से लेकर 70 तक, अर्थात कि लगभग 50 वर्ष तक उसने शासन किया। कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से मध्यकाल में अकबर ने बहुत सारी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां की, साथ ही साथ सहिष्णुता का परिचय दिया, सभी धर्मों के साथ संभावता मतलब कि सद्भावना को रखा, उसी तरीके से जैनुल आबदीन ने भी कश्मीरियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, कश्मीर को बहुत अच्छा मतलब साम्राज्य के रूप में विस्तृत किया, और इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है उसे। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना व्यवस्था को और बाजार नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी किया था। इन्होंने भूमि माप और बाजार में वस्तु मूल्य निर्धारित किए थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा दोस्तों। इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि जिस प्रकार से मैंने अपनी BHU यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर थे जिनके माध्यम से मैंने इसकी शिक्षा ग्रहण की थी, आज तक वो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। 10-12 साल ऊपर हो चुके हैं इस कहानी को, लेकिन बहुत अच्छे से समझा था। उतनी ही अच्छे से मैं भी आपको समझाऊंगा कि दोबारा मिडवल हिस्ट्री की कहानी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। धार्मिक उदारवादी थे, यानी धर्म के आधार पर भले मुस्लिम थे लेकिन हर धर्म का सम्मान करते थे। गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो सामान्यतः हिंदुओं पर लगाया जाता था, और इस प्रकार का काम करने वाला ये भारत का पहला शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अच्छा, जजिया कर को लेकर कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था 712 ईस्वी में। उससे पहले भारत में किसी प्रकार का जजिया कर नहीं लगाया जाता था, क्योंकि सारा शासन हिंदू समाज के द्वारा होता था, और उस समय इस्लाम के द्वारा कोई ऐसा समाज नहीं था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम आता है अरब से सिंध की विजय करते हुए, तो उसने भारत में महिलाओं पर, मुसलमानों पर, मतलब गैर मुस्लिम पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर स्थापित किया। फिर आगे चल के जो जैनुल आबदीन है, इन्होंने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया, और पहला ऐसा शासक बनता है जो जजिया कर को समाप्त कर दिया। हालांकि अकबर ने भी हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक जजिया कर को दोबारा स्थापित करता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, मिडवल स्ट्रीम पढ़ेंगे दोस्तों। बस अभी जितना आपको समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सती प्रथा की यहाँ पर अनुमति थी, और घाटी के ब्राह्मणों को पुनः बुलाकर यहाँ पर स्थापित किया गया, क्योंकि आज भी घाटी के ब्राह्मणों का मुद्दा लगातार बना रहता है, और इसने घाटी के ब्राह्मणों को सम्मान दिया। और इसके काल में द्वितीय राज तरंगड़ी की रचना की गई थी, जो जोनराज के द्वारा की गई थी। इससे पहले आपने पढ़ा मेरे साथ कि राज तरंगड़ी की जो रचना हुई थी वो कल्हड़ के द्वारा की गई थी, जो राज तरंगड़ी 1 होती है, और ये द्वितीय राज तरंगड़ी के नाम से होती है, जो जोनराज ने की थी। और ये प्रश्न मैं आपको बता दूं 2019 में LT ग्रेड में डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई थी। हालांकि उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, मेरा ये प्रश्न गलत हो गया, मैं कल्हड़ लगा के चलाया था, जबकि जोनराज ने इसकी रचना की थी, और ये मध्य कश्मीर के मध्यकाल में की गई थी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मध्यकालीन स्थापना होने से पहले हम पूर्व मध्यकाल को जरा समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरा रहेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो घटना घटित हो रही है वो पूर्व मध्यकाल के बारे में जानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों 1206 से आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएंगे शासन करने, जो कि मोहम्मद गौरी के सेनापति रहेंगे। तो इसीलिए मध्यकाल में घुसने से पहले हमें पूर्व मध्यकाल के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम पूर्व मध्यकाल में, और इसी दौरान
हम लोग चोल साम्राज्य को भी पढ़ेंगे, जहां से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जरा अब हम इसे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में 750 से 1200 के बीच में सबसे पहले हम सामंतवाद के उदय की बात करेंगे, अर्थात राजपूत कालों की बात होती है। सामंतवाद का मतलब राजपूत काल की हम बात करेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे कि सामंतवाद का अर्थ क्या होता है, किसे हम सामंतवाद कहते हैं, और इसका विकास कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, कौन कौन से युग में हुआ, और उसके बाद विशेषताएं क्या थी और परिणाम क्या निकला। अगर आपसे मेंस ओरिएंटेड अगर प्रश्न कभी पूछ भी लिया जाए कि प्राचीन भारत में सामंतवाद के उदय के बारे में बताओ, तो आपको विकास बताना हर एक युग में, मौर्योत्तर में शुरू हुआ, गुप्त काल में, फिर गुप्तोत्तर में, इस तरीके से, और उसकी विशेषताएं क्या है और उसका अर्थ क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा मेंस अप्रोचेस से ले हुए, मतलब मेंस अप्रोच वाले जो होते हैं वो पूरा आंसर इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए मैं इसे प्रीलिम्स और मेंस का मैंने नाम दिया है। हालांकि मैं जल्दी 1 से 2 दिन में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको कौन कौन से नोट्स अब मिलने वाले हैं, कौन कौन से नहीं मिलने वाले, किस किस कैटेगरी में मिलेंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया, चाहे वो हमारे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हो, जहां से आरओ में 55 से अधिक प्रश्न डायरेक्ट आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में भी 70-75 प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आज आखिरी होगी, इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स को फिर शुरू करूंगा। तो ये सारी चीजें, तो इसमें सबसे पहले हमें अर्थ को समझना होगा। और सामंतवाद का मतलब क्या था दोस्तों, एक नए वर्ग का उदय हो रहा था जिसे हम सामंत कह रहे थे। सामंत किसे कहते हैं, आम भाषा में इसे हम नौकर भी कह देते हैं, या राजा के अधीन कुछ छोटे छोटे राजा बना दिए जाते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में काम करते हैं। अपने क्षेत्र विशेष से जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो राजा को दे देते थे, तो वो भी अपने आप को एक छोटा राजा मानते थे, राजा के अधीन। इन्हीं को सामंतवाद कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कौन कौन से जो वंश थे वो सामंतों के अधीन होते थे। जितने भी नए राज्य पढ़े हमने, जो नए साम्राज्य पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सामंतवाद से ही उत्पन्न हुए थे। आप इसको देख सकते हो कि भूस्वामी के रूप में मुख्य रूप से सबसे पहले विकसित होते हैं मौर्योत्तर काल में, जो कि आर्थिक, प्रशासनिक, नौसैनिक सभी शक्तियों से युक्त होने लगे। सबसे पहले इनको भूमि के स्वामी के रूप में दर्जा दिया गया, भूमि दान इन्हें मिला। बाद में धीरे धीरे आर्थिक शक्ति भी ग्रहण करने लगे, यानी राजस्व का कलेक्शन करने लगे, प्रशासन भी चलाने लगे, अपने क्षेत्र में रहने वाली प्रजाओं के ऊपर नियम लगाने लगे, और सैनिक शक्ति भी इनके पास मजबूत थी, जो राजा को युद्ध के समय अपनी सैनिक शक्ति भी प्रोवाइड कराते थे। और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक इकाइयों का यहां पर उदय होने लगा धीरे धीरे, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रों में, अर्थात एक राजा के अधीन अनेक उपराजा हुए, तो आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थानीय इकाइयों का विकास भी होने लगा और व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो गई। इस तरह ये बंद अर्थव्यवस्था से संचालित होने लगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान के चले, हालांकि मैं इसे सामंतवाद नहीं कहूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, भारत का सबसे प्रमुख राजा कौन है, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, लेकिन उनके नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा है। कौन, हर एक राज्य की जो मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे लोग क्या होंगे, एक उपराजा कहलाएंगे, जिसको हम सामंत भी कह सकते हैं, जो अपने राज्यों में प्रशासन का काम कर रहे हैं, सैनिक का काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं, आर्थिक काम कर रहे हैं, और भूमि का काम कर रहे हैं। तो ये सभी भी क्या हो गए, एक तरीके से उपराजा बन गए, यानी सामंत बन गए। तो इस तरीके से पद्धति होती थी, और इनका विकास भूमि दान प्रथा से शुरू होता है दोस्तों। और सबसे पहले भूमि दान प्रथा मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंशों ने शुरू की थी, जो ब्राह्मणों को मंदिरों को दान देने की पद्धति शुरू की, क्योंकि सातवाहन वंश खुद अपने आप को ब्राह्मण समुदाय का मानता था। तो भूमि दान प्रथा प्रारंभ की गई थी, लेकिन उपजाऊ छोड़कर, अर्थात ऐसी भूमि दान की जाती थी जो एक तरीके से बंजर भूमि थी, जिसपे कोई कृषि का काम नहीं हो सकता, कोई उत्पादन का काम नहीं हो सकता, तो क्यों ना उस पर कोई मंदिर बना लो या उस पर कोई भी चीज। हालांकि मंदिर नहीं बना था उस समय, ध्यान देना, क्योंकि मंदिर तो गुप्त पीरियड में आके बनने लगते हैं। तो ये ब्राह्मणों को दी गई थी, धार्मिक उद्देश्य से दी जाती थी, और दान ग्रहीता को राजस्व संबंधी अधिकार दिए जाते थे। अर्थात जिस भी व्यक्ति को वो भूमि दान कर दी जाती थी, जिस ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी, वो उस क्षेत्र में राजस्व भी कलेक्शन कर सकता था। फिर आगे चलते हैं, जब गुप्त काल में आते हैं, तो यहाँ पर राजस्व के अधिकारों को तो पहले ही प्राप्त कर चुका था ब्राह्मण समाज, जिसे भूमि दान मिलती थी मौर्योत्तर काल में। अब उसे एक और नया अधिकार दे दिया गया, भूगर्भीय संपदा का दोहन। यानी आप जिस भूमि के मालिक बन चुके हो, वहां पर अगर कोई संपदा निकलती है, खनिज मिनरल प्राप्त होते हैं, तो आप उस संपदा का भी दोहन कर सकते हो। प्रशासनिक अधिकार भी दे दिए गए, और न्याय एवं दंड का भी अधिकार दिया गया। अर्थात जो राजस्व का अधिकार मौर्योत्तर काल में प्राप्त था, उन्हें अब गुप्त काल में भूगर्भीय संपदा के दोहन का भी अधिकार मिल गया, और उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या थी उसे उसके ऊपर प्रशासन का भी अधिकार, न्याय करने का अधिकार और दंड करने का भी अधिकार मिल चुका था। अर्थात गुप्त काल में सामंतवाद अपनी और मजबूत स्थिति को प्राप्त कर चुका था। गुप्तोत्तर काल को अगर देखोगे तो नौकरशाही का भी दोस्तों सामंतीकरण हो गया, अर्थात कि जो अधिकारी थे अब उन्हें भी भूमि दान मिलने लगा।
मतलब भाई सिंपल सी बात है कि मेन राजा राष्ट्रपति ने क्या किया, भूमि दान दी और मुख्यमंत्री बना दिया कि तुम्हें उत्तर प्रदेश दे दिया, तुम्हें मध्य प्रदेश दे दिया, तुम्हें बिहार दे दिया। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जो सामंत थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने जिला के अधिकारी जो डीएम होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी भूमि देना शुरू कर दिया। अर्थात सामंतवाद के अंदर सामंतवाद हो गया और सभी राइट्स इनके पूर्ववत थे, पहले की तरह ही इनके पास सारे अधिकार थे, राजस्व, भूगर्भीय संपदा, दोहन, प्रशासनिक अधिकार, न्याय, दंड, सभी कुछ। अब वहां के निवासियों पर भी अधिकार इनको दे दिया गया और उप सामंतीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। सामंत स्वयं भूमि दान करने लगे। पहले राजाओं ने भूमि दान करके सामंतवाद को शुरू किया, अब सामंतवाद खुद अपने अधीन अधिकारियों को भूमि देने लगे, यानी उप सामंतीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई। तो ये सारी विशेषताएं देख रहे हैं आप कि किस तरीके से इसका विकास हो रहा है। अब विशेषताओं की बात करेंगे तो सामंतवाद को कैसे आप पहचानेंगे। पहली, भूस्वामी वर्ग था जो किसानों, कारीगरों से राजस्व की वसूली करता था। कैसे? जो किसानों और कारीगरों से राजस्व की वसूली करता था। दान ग्रहीता को सदैव के लिए भूमि दान दे दी जाती थी, यानी जिसे दान एक बार कर दिया गया, दान ग्रहण किया जिसने, उसके लिए सदैव जो है कि भूमि दान कर दी गई, सदैव के लिए। धार्मिक, कानूनी बल उपायों का सहारा लेकर सामंत अधिकार पालन हेतु, यानी सामंत अपने अधिकारों का पालन कराने के लिए धार्मिक और कानूनी बल वगैरह सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। सामंत अपने स्वामी और राजा का नाम अभिलेखों पर अंकित करवाते थे। पुत्री का विवाह सामान्यतः स्वामी के यहाँ यद्यपि यह अनिवार्य नहीं था, लेकिन अगर उनका मन है कि हम अपनी पुत्री का विवाह सामंत के यहाँ करा दे, राजा के यहाँ करा दे, जिससे हमारी स्थिति और मजबूत हो जाए, तो वो और अच्छी बात है। जैसे क्या कहा जाता है कि कई लोग सोचते हैं भाई कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी अधिकारी के यहाँ, किसी सांसद विधायक के यहाँ करवा दूं ताकि मेरी स्थिति और मजबूत हो जाए। ये वही चीजें हैं। ड्यूरिंग वॉर, अगर आप युद्ध के दौरान देखोगे तो सामंत जो होते थे वो अपने स्वामी की को सैनिक सहायता देते थे और समय समय पर उपहार भी देते थे, और सामंतों को सेना रखने, छत्र धारण करने, मुद्रा जारी करने का भी अधिकार था। 6 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि अगर हम राजा की बात करें तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारत की करेंसी भी जो है कि भारत की एक ही करेंसी होती है, आरबीआई जिसे जारी करती है। अगर यहाँ पे छोटे छोटे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी अगर मुद्रा जारी करने का अधिकार मिल गया तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन उस समय सामंतों को मुद्रा जारी करने का अधिकार, छत्र धारण, यानी जो राजा जहां बैठता है सिंहासन पर, उसके ऊपर एक गोल सा छत्र होता है जिससे पता चलता है कि राजा का सिंहासन है, यह भी धारण करने का उन्हें अधिकार प्राप्त हो चुका था। तो आप देखोगे सामंतवाद कितनी मुख्य विशेषता प्राप्त कर रहा था धीरे धीरे। और अगर आप देखोगे कि समुद्रगुप्त की जो ग्रहण मोक्षानुग्रह धर्म विजय की नीति थी, इससे भी सामंतवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के जो 12 राज्य एकजुट होकर समुद्रगुप्त के खिलाफ अभियान कर रहे थे। हालांकि उसमें समुद्रगुप्त ने उन 12 राज्यों को हराया और धन संपदा ग्रहण करके वहां के राजाओं को पुनः उनका राज्य वापस कर दिया, जिससे सामंतवाद की क्या हुई, एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति हुई एक तरीके से। और 12वीं सदी तक पंजाब छोड़कर अखिल भारतीय स्वरूप इसको प्राप्त हो चुका था। लगभग पूरे भारत में सामंतवाद का विकास चरम पे आ चुका था। अब सामंतवाद में 2 कैटेगरी होती है। जब ऊपर से सामंतवाद होता है तो राजा द्वारा दिया गया भूमिदान कहलाता है, लेकिन जब नीचे से सामंतवाद होता है, यानी सामंतों द्वारा जो दिया गया भूमिदान था, जो ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया, ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों को दिया गया, तो इसे सामान्यतः नीचे से सामंतवाद कह दिया गया। ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए। अब इसके प्रभाव क्या पड़े या क्या इसके परिणाम हुए, हम इसे देखेंगे। इसके बाद हम चोल साम्राज्य को पढ़ेंगे। अगर हम निगेटिव, नकारात्मक परिणामों की बात करें तो अब इसके हम प्रभाव या परिणामों की बात कर लेते हैं। तो सबसे नकारात्मक रूप में अगर आप देखोगे कि सामंतवाद के क्या परिणाम हुए, देखिए पहली चीज की केंद्रीय प्रशासन को सीमित किया गया, जो कि राजा और प्रजा के बीच जो संबंध था वो कम होने लगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी का अगर पूरी भारत की जनता से सीधा संबंध होता तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जो है कि अपनी जनता से संबंध स्थापित कर रहे हैं तो हो सकता है जनता की समस्या को प्रधानमंत्री तक ना पहुंचाए कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को क्या चाहिए, बिहार की जनसंख्या को क्या चाहिए। इसका मतलब है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध कम होते गए। पहली चीज ये एक नेगेटिव फैक्टर दिख गया, जिससे क्या हुआ कि प्रजा की निष्ठा जो है सामंतों के प्रति लगातार बढ़ने लगी और सामंतों की शक्तियां बढ़ने लगी, और केंद्रीय स्तर का जो राजा था अब उसका महत्व कम होने लगा, क्योंकि प्रजा को यह एहसास हो गया कि जो हमारे सामंत हैं वही हमारे लिए प्रशासनिक काम कर रहे हैं, वही हमारे लिए दंड का काम कर रहे हैं, वही हमारे लिए न्याय कर रहे हैं। तो जब सब कुछ हमारे सामंत महोदय कर रहे हैं तो हम राजा को फिर क्यों नतमस्तक करें, हम राजा को क्यों सलामी ठोकें। हमने उसे छोड़ दिया, राजा की शक्ति कम हो गई, सामंतवाद बढ़ने लगा। राज्यों के संबंध भी तनावपूर्ण होने लगे, क्योंकि हर एक सामंत अपने राज्य की शक्ति का विस्तार करना चाह रहा था। अनेक राजनीतिक इकाइयां होने से युद्ध और संघर्ष बढ़े, एकजुटता में कमी आई और विदेशी आक्रमण को आसानी से जो है कि भारत की एकता में प्रवेश करने का मौका मिल गया। सेना में एक रूपता नहीं थी, बहुरंगी सेना होने से सैन्य संगठन कमजोर हो गया।
किसानों का शोषण बढ़ गया, व्यापार कम हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और बंद अर्थव्यवस्था यानी नगरों का पतन बढ़ने लगा। ये सारे परिणाम निगेटिव थे जो आप लिख सकते हो कहीं पर भी मेंस आंसर राइटिंग में सामंतवाद के। अगर हम सकारात्मक परिणामों की बात करें तो एक परिणाम था कि भूमि दान ने आरंभिक दौर में शेड्यूल्ड ट्राइब जो जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का विस्तार किया और दूरस्थ क्षेत्रों में शांति स्थापना में सहयोग किया। एक ऐसे क्षेत्रों में जहां जनजातियों के लिए प्रशासन कर पाना बड़ा मुश्किल था या वहां पे विकास की गतिविधियां कर पाना बड़ा मुश्किल था, वहां पर कहीं ना कहीं कृषि का विस्तार हुआ। दूसरा, सामंतों ने कवियों, कलाकारों, लेखकों को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, क्षेत्रीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। और यही वजह है कि मधुबनी जैसी चित्रकला देखने को मिलती है बिहार की, या फिर राजपूताना शैली में जो है कि बहुत सारी बूंदी कलम तमाम तरीके की जो कि हमें देखने को मिलती है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा की जो है कि चित्रकला देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय कलाओं का विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये सकारात्मक आप कह सकते हो, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज्यादा थे। अब इसी में हमें एक चोल साम्राज्य को पढ़ना है जो आपके मध्यकाल से पहले ही 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में डेवलप हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे भारत के मैप को देखूं तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखोगे पल्लव वंश देखने को मिलता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। पल्लव राजवंश जिसमें 4 जो है कि मुख्य रूप से नरसिंह वर्मन पल्लव होते हैं, राज वर्मन पल्लव वंश से संबंधित है। ये सभी लोग, इनको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे क्योंकि पल्लव वंश का सबसे ज्यादा योगदान कल्चर पार्ट में है, वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। चोल इन्हीं के क्या थे, सामंत थे। और वहीं पे एक चालुक्य वंश था जो महाराष्ट्र, विदर्भ और कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र में था। और राष्ट्रकूट जो है कि इनके सामंत थे। जो दंती दुर्ग शासक थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक, ये लोग इनके सामंत थे। अब यहाँ पे आप चोल प्रशासन को देखोगे तो यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने को मिलती है। आपको केंद्रीकरण भी देखने को मिलेगा और विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलेगा। केंद्रीकरण के तौर पे प्रांत और राज्य साम्राज्य के रूप में विभाजित थे, यानी प्रांत और राज्य आपस में एकजुट थे। वहीं विकेंद्रीकरण के तौर पे स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था भी रखी गई थी कि गांवों के लोगों को अपना शासन स्वयं करने का, स्वयं संचालित करने का भी अधिकार था। अगर हम इनके गांव मतलब पद्धति की बात करें तो मंडलम, वलनाडु या कोट्टम, नाडु, कुर्रम, उर, ये इनकी क्रमिक इकाइयां थी। जो सबसे बड़ा राज्य होता था उसे मंडलम कहते थे। फिर उसके बाद उन राज्यों में अलग अलग जो छोटे छोटे कमिश्नरेट होते थे, वलनाडु या कोट्टम। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 कमिश्नरेट हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद ऐसे करके। फिर उनके बाद छोटे छोटे जिले जो नाडु कहलाते थे। फिर वहां पे गाँव के समूह को कुर्रम कहते थे और गाँव जो कि उर होते थे। तो गाँव में विकेंद्रीकृत शासन था। बाकी सभी ये 5 जो इकाइयां थी, राज्य, कमिश्नरी, जिला, गाँव का समूह, ये सभी केंद्रीकृत प्रशासन में थे। तो चोल प्रशासन में हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है। अब चोलों के बारे में जो जानकारी के स्रोत थे वो कौन कौन से थे, तो अगर आप देखोगे जय गोंदर के बारे में, ये कलिंग तुरपाड़ी ग्रंथ की रचना है जिसमें चोल शासक कुलोत्तुंग का विवरण दिया गया। तो कुलोत्तुंग किस वंश से संबंधित है, कुलोत्तुंग आपके चोल शासक हैं। वहीं आपको सेक्किलार देखने को मिलेगा जो कि पेरी पुराणम की रचना करते हैं। कंबन देखने को मिलेंगे, इन्होंने तमिल रामायण की रचना भी की है। तमिल रामायण की रचना कंबन ने की है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। फिर उत्तर मेरुर अभिलेख की बात करेंगे जो कि चोल शासक परांतक प्रथम का स्थानीय स्वायत्त शासन की जानकारी यहाँ पे मिलती है। अर्थात जो चोल शासक परांतक प्रथम थे, इन्हीं का ये उत्तर मेरुर अभिलेख है और इसी में स्थानीय स्वायत्त शासन की जानकारी मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि चोल साम्राज्य में विकेंद्रीकृत शासन भी स्थापित था। फिर वहीं पर धवलेश्वरम की बात करेंगे, ये धवलेश्वरम नामक स्थान से सोने के सिक्के मिले जो कि चोल प्रशासन की जानकारी देते हैं। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण अभिलेख थे या स्रोत थे जो चोल के बारे में जानकारी दे सकते थे। चोल शासकों की बात करेंगे जिनमें राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन यहाँ पे हम और भी शासकों की बात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम विजयालय को पढ़ेंगे जो कि चोल वंश के संस्थापक भी थे और इन्होंने पल्लवों को पराजित कर दिया था। पराजित करके ही अपने साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि पल्लव क्या थे, राजा थे और उनके सामंत ही चोल के रूप में थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट राजराज प्रथम आते हैं जिनका दूसरा नाम भी था अरमोली वर्मन। अभी आपने एक मूवी देखी होगी पोन्नियन सेल्वम, ठीक है। मैंने आपको कई बार कहा है, हर वीडियोस में लगभग बता देता हूँ कि मैं मूवी सबसे अधिक देखता हूँ। जैसे अभी कल की मूवी रिलीज हुई थी प्रभास की, मैं उसको देख कर आया। अमिताभ बच्चन और प्रभास ने उसमें एक्टिंग की है कि किस प्रकार से उसमें दिखाया गया है कि कल की जो अवतार होने वाला है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भूमिका वगैरह ये सारी चीज़ें, गुरु अश्वत्थामा की बात थी। तो मतलब मूवी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं। पोन्नियन सेल्वम में चोल साम्राज्य के बारे में और श्रीलंका से जो उनके संबंध थे इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। दोनों पार्ट अगर आप देखोगे पोन्नियन सेल्वम के, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मूवीज़ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको बिना एफर्ट के समझा देती हैं।
तो राजराज प्रथम जो कि अरमोली वर्मन थे, इन्होंने श्रीलंका पर हमला किया था और श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु से कनेक्टेड है थोड़ा सा, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और नई राजधानी मुमाडी चोलपुरम बनाई थी, मुमाडी चोलपुरम बनाई थी। और मालदीव की भी विजय इन्होंने की थी और अपने राज्य में भूमि की माप भी करवाई थी। तो राजराज प्रथम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि श्रीलंका का उत्तरी भाग अपने कब्जे में कर लेना, मालदीव को कब्जे में कर लेना और मुमाडी चोलपुरम की राजधानी बना देना। लेकिन जब राजराज प्रथम का बेटा राजेंद्र प्रथम आता है तो ये तो उनसे भी ज्यादा आगे प्रभावित करता है। कैसे? इसने पूरे संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में भी सैन्य अभियान करके शैलेंद्र वंश के शासक जो कि संग्राम विजय तुंग वर्मन को भी पराजित कर दिया। शैलेंद्र वंश के जो शासक थे संग्राम विजय तुंग वर्मन, उनको भी हरा दिया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बंगाल की खाड़ी को फिर इन्होंने समुद्र माना ही नहीं, ये कहा कि इस पे तो पूरा का पूरा प्रशासन ही चोल साम्राज्य का हो गया, अर्थात ये चोल की झील हो गई एक तरीके से। और इस क्षेत्र में शक्तिशाली नौसेना को गठित किया इसने। उत्तर भारत में गंगा अभियान भी किया जो कि बंगाल के अभियान के नाम से जाना जाता है और विजय भी प्राप्त की। और इस उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, यानी कि गंगा के क्षेत्रों में चोल का साम्राज्य स्थापित किया और एक नई राजधानी बनाई, गंगई कोंड चोलपुरम की राजधानी बनाई। तो आप यहां पर देखोगे कि इसके पिता राज प्रथम ने मुमाडी चोलपुरम नाम की राजधानी बनाई, जबकि इनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम की राजधानी निर्माण की। फिर इसके बाद अधिराजेंद्र आएंगे। अधिराजेंद्र जो कि यह जन विद्रोह में मारा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम जो कि एक दूत मंडल इसने चीन भेजा था, भूमि माप के लिए पैर की छाप को इकाई बनाया था, यानी जो पैर का जो पंजा होता है उसे पूरे को एक इकाई मान लिया गया था इसके अनुसार। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में भी मैंने बताया था। उत्तर मेरूर, अब नहीं उत्तर मेरूर नहीं, वो तो परांतक प्रथम के लिए था। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार प्रीलिम्स में और मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, चाहे आपका आरओ मेंस हो या यूपीपीसीएस मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है? चोल प्रशासन के बारे में पूछा जाता है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि चोल प्रशासन कैसा था, निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, यानी कि राजतंत्र तो था लेकिन वो निरंकुश था। राजा की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जा रही थी, यानी अब ये अपने आप को देवता के रूप में दर्जा देने लगे। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरु नंदनम कहा जाता था और निम्न श्रेणी का जो अधिकारी होता था उसे सिरु नंदनम कहा जाता था। कहने का मतलब है कि अगर कोई जिलाधिकारी है, कोई न्यायिक अधिकारी है, तो उसे हम पेरु नंदनम कहेंगे। अगर कोई लोकल लेवल का ग्रुप डी का अधिकारी है, यानी कि सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत या मास्टर, टीचर, ये लोग जो हैं या बैंक के कर्मचारी, इनको सिरु नंदनम कहा जाता था क्योंकि निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। वहीं राजा का जो अंगरक्षक था उसे वलयकार कहा जाता था। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी औले कहलाते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जो पूछी जाती है आपसे। स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, गांव और नगर में मौजूद थे। गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उर सभा, महासभा नामक संस्थाएं थी मौजूद, और नगर में नगरम नामक सभा मौजूद थी संस्था। यानी गांव के प्रशासन के लिए उर सभा, महासभा, ये सभी संस्थाएं थी जो गांव का प्रशासन करती थी। वहीं नगर के बारे में नगरम नाम की संस्था होती थी जो इसका प्रशासन करती थी। उर की अगर हम बात करें तो सामान्यतः गांव के साधारण लोगों की एक संस्था थी। साधारण लोगों का मतलब है कि इसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल थे। सभी पुरुष सदस्य होते थे। कभी कभी एक गांव में 2 उर भी संभव होती थी। अगर कोई गांव बहुत बड़ा है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे 2 या 3 उर भी हो जाती थी। प्रमुख कार्य इनका होता था सार्वजनिक तालाब बनवाना, भूमि अधिग्रहण करना। ये प्रमुख कार्य होता था, भूमि का अधिग्रहण करो, उसके लिए पार्क बनवाओ या फिर तालाब बनवाओ। लेकिन अगर मैं सभा और महासभा की बात करूं तो ये ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। यानी जो गांव में जो ब्राह्मणों की बस्तियां होती थी एक तरफ, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो गांव में क्या होता है, एक कुनबा ऐसा होता है जो ब्राह्मणों का विस्तार होता है। एक तरफ क्षत्रिय रहते हैं, एक तरफ दलित रहते हैं और एक तरफ जो ओबीसी वर्ग है वो रहता है। तो ब्राह्मण बस्तियों की संस्था होती थी। और जब ब्राह्मण बस्ती है तो जाहिर सी बात है वो किसी और वर्ग को घुसने नहीं देंगे। तो सभा को पेरुंगिरी और सदस्यों को पेरुनमकल भी कहा जाता था, पेरुनमकल। और जब ये शब्द आपके प्रीलिम्स में आते हैं तो आप घूम जाते हो कि सर ये कहाँ से पूछा गया। ये तो लूसेंट में भी नहीं मिला, हमें घटना चक्र में भी नहीं मिला, कहाँ मिलेगा? नोट्स में मिलेगा, एस के पांडे की बुक में भी मिल सकता है ये सब। सभा अपनी समितियों, यानी जिसे हम वारियम कहते थे, इनके द्वारा कार्य करते थे। और सभा अपने सदस्यों का निर्वाचन करती थी, जिसके लिए निम्नलिखित इन्होंने योग्यता निर्धारित की थी कि सभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए, उस गांव का ही रहने वाला होना चाहिए और लगभग उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष हो चुकी हो, यानी एक वृद्ध व्यक्ति हो जो अनुभवी हो। दूसरा, 1.5 एकड़ की भूमि का मालिक भी होना चाहिए और उसका अपना मकान भी होना चाहिए। तो क्या उस समय
आपको लगता है कि वैश्य वर्ग के पास इतनी जमीन थी, दलित वर्ग के पास इतनी जमीन थी? नहीं थी। क्षत्रियों के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वरना ब्राह्मणों के पास थी। इसलिए इसमें रास्ता पहले ही बंद हो चुका था दलित और ओबीसी वर्ग के लिए। और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो तो वही वैदिक मंत्र को पढ़ने की शिक्षा लेने का जो एक अधिकार था वो तो ब्राह्मण वर्ग के पास था, तो और वर्ग तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। अयोग्यता की बात करें कि ऐसे कौन से ऐसे मानक थे जिनकी वजह से इन्हें अयोग्य शामिल किया जा सकता है? आय व्यय का अगर इन्होंने हिसाब नहीं किया, टैक्स के बारे में बात नहीं की, चोरी या पाप कर्मों में अगर ये शामिल हुए हैं, या फिर लगातार 3 साल तक किसी समिति का अगर सदस्य रह चुका है, तो अब उसे आगे का सदस्य यानी पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कैसे लोकतंत्र की तरह जैसे आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करती हैं, योग्यता अयोग्यता पे आधारित होती है, सेम उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और यही वजह है कि चोल समाज की जो स्थानीय व्यवस्था है, इसको बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे इसके निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो योग्य व्यक्तियों के नाम किसी पात्र या बर्तन में रख दिए जाते थे और फिर एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था और किसी एक नाम को निकाला जाता था, वो एक पर्ची निकालता था और इस तरह से निर्वाचन की लॉटरी पद्धति मौजूद थी। कुल 30 व्यक्ति चुने जाते थे और निर्वाचन व्यक्ति वरीयम में शामिल होता था। वरीयम मतलब जैसे समिति होती है। अगर हम आज कहें कि हमारी जो संसद है, सांसद जो है वो कैसे काम करते हैं, तो भाई वो एक समिति बनाते हैं जिसको हम लोग संसदीय समिति कहते हैं। जैसे मान लो प्राक्कलन समिति होगी, लोक लेखा समिति होगी, जांच समिति होगी, नियम समिति होगी, ये सब समितियों के माध्यम से तो शासन कर रहे हैं ना। तो यही तरीका होता था शासन करने का। क्या करने का? शासन करने का ये तरीका होता था। तो ये लोग जब नियुक्त हो जाते थे तो किसी भी समिति में शामिल हो जाते थे, जिसे वरीयम कहा जाता था। जैसे कुछ प्रमुख समितियां थी जो मुख्य रूप से हैं, जैसे आप देखोगे कि जो विद्वानों की समिति होती थी उसे हम समवत्सवारियम कहते थे। समवत्सवारियम। उपवन की अगर कोई समिति है जो सामान्यतः पार्क वगैरह, बगीचे वगैरह का निर्माण करवाने पे फोकस है, उसको तोट्टावरियम कहते थे। जो सिंचाई समिति होती थी, जो गाँव के खेतों में सिंचाई वगैरह की व्यवस्था को देखते थे, उसे एनावरियम कहते थे। और जो चीनी समिति होती थी उसे हम पनीटावरियम कहते थे। हालांकि समितियां और भी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो समितियां थी वो यहाँ पर लिखी हुई। बैठक की बात करेंगे, जिस प्रकार से आज हमारी बैठक होती है, ठीक उसी प्रकार से गांव के मंदिर, तालाब, पेड़ के पास होती थी और समय, तिथि और स्थान की सूचना ग्रामवासियों को ढोल बजाकर दी जाती थी। इस तरह ये जनतांत्रिक स्वरूप से युक्त थी। अच्छा, जनता को क्यों बताया जा रहा है कि भाई जनता को कह दिया जाता था कि भाई आपके गांव के इस मंदिर के पास जो है कि शुक्रवार को इस तारीख को जो है कि बैठक रहेगी सभा की, आप सभी लोग उसमें शामिल हुए, अपनी अपनी समस्या को बताएं। जैसे आज हम लोग जन दरबार कहते हैं, लोक अदालत कहते हैं, तहसील दिवस कहते हैं। आप देखो ना, तहसीलदार जो है कि एक हफ्ते में एक बार जो है या महीने में एक बार 2 बार क्या करता है, जनता की एक अदालत लगाता है, सबको बुलाता है, जो जो समस्या है वो बताइए। डीएम साहब भी अपने जिले में एक अदालत लगाते हैं, भाई जो जो समस्या है वो बताइए। मुख्यमंत्री जी भी एक तरीके से जन अदालत लगाते हैं और जो भी समस्या है वो पूछते हैं और उनका समाधान तुरंत के तुरंत करते हैं। तो कहने का सेंस हो गया कि ये एक तरीके से जनतांत्रिक स्वरूप से युक्त है। भाई लोगों को बताया तो इसीलिए जा रहा है ना, नहीं तो सभा को क्या पड़ी थी, चोरी चुपे सारा काम कर सकते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि फलाने पेड़ के पास होगा, इस तिथि को होगा, इस जगह पे होगा। इसका मतलब है ये जनतांत्रिक स्वरूप से युक्त थी। इसका कार्य क्या होता था कि समस्त सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमि तथा जंगलों पर नियंत्रण करना, यानी कि जितनी भी सार्वजनिक भूमि है, जितनी भी लोगों की व्यक्तिगत भूमि है और जितना जंगल वगैरह है, उन सभी पे नियंत्रण करना ही इसका प्रमुख काम था सभा समितियों का। भूमि विवाद का निपटारा करना, मंदिर और शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन करना, किस प्रकार से एजुकेशन संस्थाएं चलेंगी, मंदिर चलेंगे, और पेयजल, सिंचाई और मार्ग निर्माण की व्यवस्था भी इनके द्वारा ही की जाती थी। अब यहाँ पे हम सीमाओं की बात कर लेते हैं। लॉटरी पद्धति से निर्वाचन जनतांत्रिक स्वरूप को तो दिखाता है, लेकिन इस सीमित रूप में है। निर्वाचन संबंधी योग्यताएं कुलीन तंत्र को ही सूचित करती हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस समिति का अगर आपको सदस्य बनना तो कुछ योग्यताओं का पालन करना होगा। पहला, वैदिक मंत्रों के ज्ञाता होने चाहिए, ठीक। और उस जमाने में जब दलितों और वैश्यों के लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो वो तो पहले ही बाहर हो गया इस रेस से। दूसरा, 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए और स्वयं का अपना घर होना चाहिए, व्यक्तिगत घर, चाहे वो कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, लेकिन आपके नाम पे 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि जो वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होगा वो भी बाहर हो गया इस श्रेणी से, इस दौड़ से, क्योंकि उसके पास इतनी भूमि नहीं होगी। और बहुत सारे क्षत्रिय वर्ग के लोग भी इस श्रेणी से बाहर हो गए। तो बचे कौन? ब्राह्मण ही तो बचे। तो आप लॉटरी भी अगर कर रहे हो तो ब्राह्मणों के बीच में ही तो हो रही है। अल्टीमेटली आपने एक तरीके से माध्यम तो दिया लोगों को प्रवेश करने का, दूसरी तरफ से आपने रास्ता कट कर दिया कि आपके पास ये योग्यताएं होंगी तभी आप सदस्य बन सकते हो। निष्कर्ष क्या निकलता है?
सीमाओं के बावजूद भी, इन सीमाओं के बावजूद भी प्रगतिशीलता के तत्व से युक्त है, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है भाई, निर्वाचन तो किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को शासन कार्य में भागीदारी देने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को बताया जाता है कि भाई इस दिन जो है कि पंचायत बैठेगी, इस दिन इस मंदिर के किनारे जो है कि लोग बैठेंगे, आप भी वहां पे शामिल होइए। और इस तरह ये आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के बीच इसमें मौजूद थे। जो प्रश्न पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य की स्थानीय व्यवस्था में आधुनिक पंचायती राज के बीच किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं, उन्हें आप विस्तार से बताएं। तो भाई उनकी बैठक के बारे में बताओ, योग्यता के बारे में बताओ, अयोग्यता के बारे में बताओ, कार्यप्रणाली के बारे में बताओ, समितियों के बारे में बताओ, और फिर निष्कर्ष के रूप में आप लिख दो कि इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जो बीज हैं वो हमें लॉर्ड रिपन की स्थानीय व्यवस्था से बेहतर चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है। और यही प्रश्न आपके यूपीएससी पूछा हुआ है, बिल्कुल इजीली आप इसे लिख सकते हो। तो यहां तक आपने आज मेरे साथ इस क्लास के साथ संपर्क रखा और यहाँ पे आप मेरे साथ रहे और आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो नोट्स है दोस्तों स्पेशली प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए है। आप इसमें ढूंढ रहोगे सर प्रीलिम्स का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ है, जो फैक्ट आते हैं वो कहाँ है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बस अंडरस्टैंडिंग को पहले बढ़ा रहा हूँ, मेंस ओरिएंटेड आपकी नॉलेज को विकसित कर रहा हूँ। और बहुत सारे फैक्ट इसमें आए हुए हैं जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ सर मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री अब लगभग आ चुकी है और मुझे पता चल गया कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी एक किताब पढ़ना चाहो, चाहे वो एस.के. पांडे पढ़ो, के.सी. श्रीवास्तव पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग तैयार हो चुकी है कि किस तरीके से हमें पाषाण काल से लेकर मध्यकाल के पूर्व चोल साम्राज्य तक पूरे इतिहास को पढ़ना है। और ये चीज जब आप समझ गए तो ये मान के चलो आपके पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का जो समय था वो सफल हो गया, मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो जाएगी। तो इसी के साथ अब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है और अब हम लोग अगले सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। और आज शाम को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम लगातार क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेंस के नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ा मेरे पास समय ज़्यादा बचेगा, जिससे मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा। अगले 2 महीने के अंदर मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना दोस्तों, और भी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप हमारे इस चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे सदस्य बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगले सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कल से शुरू करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।